दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ हरीड डिसीज़न। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? HURRIED, हरीड, ये एडजेक्टिव है, आप इसको नोट कर लीजिए। हरीड का मतलब होता है जल्दबाजी में लिया गया, और डिसीजन का मतलब होता है फैसला या फिर निर्णय। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आ हरीड डिसीज़न, जल्दबाजी में लिया गया फैसला, या कह सकते हैं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, किसी स्थान पर जाना। सेकंड फॉर्म है वेंट। वंस, वंस मतलब एक बार। आ हंटर, दोस्तों हंटर का अर्थ होता है शिकारी। एक बार एक शिकारी वेंट गया। कहाँ गया? टू द फॉरेस्ट, जंगल गया। टू हंट, और HUNT दोस्तों, हंट मतलब शिकार करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू हंट मतलब शिकार करने। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस आ हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार एक शिकारी शिकार करने जंगल गया। आगे देखिए। ही वॉज accompanied by his faithful dog। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। accompanied का मतलब होता है किसी के साथ होना। he was accompanied, वह साथ था। बाय हिज फेथफुल डॉग, फेथफुल का मतलब होता है वफ़ादार, ये भी एडजेक्टिव है। ही वॉज अकम्पनाइड बाय हिज फेथफुल डॉग का मतलब हुआ कि वह अपने वफ़ादार कुत्ते के साथ था। एज दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट दे सॉ आ स्नेक एंड आ मंगूस फाइटिंग। क्या अर्थ हुआ? एज दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। दोस्तों, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, फिर तब हमें वर्ब का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दे के साथ वर्ब का यूज़ किया गया है क्योंकि दे जो है वहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होते हैं, प्लूरल है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, आप इसे नोट कर लें। और यहाँ पर शिकारी और उसके कुत्ते के बारे में बात हो रही है क्योंकि इसमें दो लोग शामिल हैं, तो यहाँ दे का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? और दे के साथ वर्ब का यूज़ किया गया है, और ING फॉर्म है। और गोइंग थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर जाना, किसी के कहीं से होकर जाने को गोइंग थ्रू कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एज दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब जब, जैसे वह जंगल से होकर गुज़र रहे थे, जा रहे थे,
दे सॉ उन्होंने देखा। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। दे सॉ उन्होंने देखा अ स्नेक एक सांप को एंड अ मंगूस और एक नेवले को फाइटिंग लड़ते हुए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एज दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, जंगल से होकर जा रहे थे। दे सॉ अ स्नेक एंड अ मंगूस फाइटिंग, उन्होंने एक सांप और नेवले को लड़ते हुए देखा। आगे देखिए, द हंटर एंड हिज डॉग स्टूड स्टिल एंड वॉच्ड द ब्लडी फाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या अर्थ हुआ? द हंटर एंड द डॉग। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। स्टैंड मतलब खड़े हो जाना, सेकंड फॉर्म स्टूड। और दोस्तों STILL स्टिल का मतलब होता है स्थिर हो जाना, मतलब जब व्यक्ति एक जगह स्थिर हो जाए, वो ना हिले डुले, तो उसको स्टिल कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं उसको स्टिल फ़ोटोग्राफी कही जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जिस वस्तु का फ़ोटो लिया जा रहा है वो हिलता डुलता नहीं है, इसलिए उसको स्टिल फ़ोटोग्राफी कहा जाता है। तो स्टिल का मतलब होता है एक जगह स्थिर होना। तो क्या अर्थ हुआ? द हंटर एंड द डॉग, मतलब कि शिकारी और कुत्ता, स्टूड स्टिल, वह स्थिर खड़े हो गए, मतलब वे रुक कर खड़े हो गए। एंड वॉच्ड और देखा, द ब्लडी फाइट, इस खूनी लड़ाई को देखा। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि शिकारी और उसका कुत्ता स्थिर खड़े हो गए और इस खूंखार लड़ाई को, ब्लडी फाइट मतलब खूंखार, और इस खूंखार लड़ाई को कुछ मिनटों तक देखा। समटाइम्स द पॉइजनस स्नेक वुड रेज हिज हेड एंड स्ट्राइक एट द मंगूस। क्या अर्थ हुआ? समटाइम्स मतलब कई बार, द पॉइजनस स्नेक वुड रेज हिज हेड। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है। और पास्ट के वाक्यों में वुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम दिखाते हैं कि वो काम पास्ट में बार बार होता था, तो ऐसे वाक्यों में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। RAISE, रेज का मतलब होता है खड़ा करना। तो क्या अर्थ हुआ? समटाइम्स कई बार, द पॉइजनस स्नेक जहरीला सांप, वुड रेज उठाता, हिज हेड अपना सर उठाता, एंड स्ट्राइक एट द मंगूस और नेवले पर हमला करता। स्ट्राइक करने का मतलब था हमला करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कई बार जहरीला सांप अपना सर उठाता और नेवले पर हमला करता। एट अदर टाइम्स, और कई बार, द मंगूज वुड स्ट्राइक द स्नेक, और कई बार नेवला सांप पर हमला करता। आगे देखिए, द फाइट ग्रीव फियर्स। दोस्तों फियर्स को यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है भयंकर, और ये एडजेक्टिव है, इसको वर्ब बनाने के लिए ग्रो का यूज़ किया गया है, सेकंड फॉर्म में ग्रीव। द फाइट ग्रीव फियर्स का मतलब हुआ कि युद्ध, या कह सकते हैं लड़ाई भयंकर हो गई, मतलब कि जो लड़ाई थी वो तीव्र हो गई, लड़ाई भयंकर हो गई। द हंटर वांटेड टू स्टॉप इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वांट मतलब चाहना और सेकंड फॉर्म वांटेड। और दोस्तों इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुने। देखिए दो वर्ब के वाक्य क्या होते हैं जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जहाँ एक ही वाक्य के अंदर एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ब का, दो अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के वाक्यों को जब आप बनाएंगे तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो पहली वर्ब आप लगाएंगे वो आप टेंस के अकॉर्डिंगली लगाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और ऑलरेडी आप इस बात को जानते हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर उस रूल को अप्लाई किया गया है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों रूल ये है कि जो प्राइमरी वर्ब है मतलब जो मुख्य क्रिया है उसको तो आप रूल के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे जो भी वो टेंस होगा। यदि मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट होता तो आप थर्ड फॉर्म लगाते।
तो जो भी अगर ये पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता तब आप फोर्थ फॉर्म लगाते। तो जो भी आप पहली वर्ब लगाएंगे उसके ऊपर जो टेंस का रूल है वो अप्लाई होगा, लेकिन जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तब आपको हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप इस चीज़ को आप बिल्कुल ही अच्छे से नोट कर लें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब तो आपको टेंस के अकॉर्डिंगली लगानी है, लेकिन जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे तब आपको हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो देखिए यहाँ पर इन दो वर्ब से मिला के वाक्य को बनाए गए। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बताता हूँ, आप आराम से समझेंगे। द हंटर वॉन्टेड, शिकारी चाहता था, टू स्टॉप इट, इट मतलब इसे रोकना। तो दोस्तों यहाँ आप देख रही है, यहाँ दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। पहली वर्ब तो जो है वो सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट का वाक्य है, लेकिन जब दूसरी बार वर्ब को प्रयोग किया गया तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाई गई। जैसा मैंने आपको बताया टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो दोस्तों यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो मैं आपको दो वाक्य देता हूँ, आप इन दो वाक्यों को ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं आप बिल्कुल भी आलस ना करें, आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। दोस्तों जब भी मैं आपको होमवर्क देता हूं तो आप कोशिश किया करें कि आप जितना ध्यान से इसको सुनते हैं उतना ही ध्यान से होमवर्क भी पूरा किया करें। आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला सेंटेंस है, मैं आपकी मदद करना चाहता था। दोस्तों ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है, चाहना। मैं आपकी मदद करना चाहता था। अब आप दूसरे वाक्य को नोट कर लीजिए, राजू किताब खरीदना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू किताब खरीदना चाहता था। तो दोस्तों दोनों ही वाक्यों को आप ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, तो क्या अर्थ हुआ कि द हंटर वॉन्टेड टू स्टॉप इट, शिकारी इसे रोकना चाहता था, सो इसलिए ही एम्ड हिज गन। दोस्तों एम का मतलब वैसे आप जानते हैं, एम का मतलब कोई लक्ष्य भी होता है, एम का मतलब किसी व्यक्ति का कोई उद्देश्य होता है। उसके अलावा एम एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है निशाना लगाना और सेकंड फॉर्म है एम्ड। आप इसको नोट कर लीजिए। इसलिए ही एम्ड हिज गन, इसलिए उसने अपनी गन से निशाना लगाया, अपनी बंदूक से निशाना लगाया। एंड शॉट द मंगूज डेड, और नेवले को शूट करके मतलब नेवले पर गोली चलाकर उसको मार दिया। शूट डेड मतलब किसी को गोली चला के मारना और सेकंड फॉर्म में शॉट। तो क्या अर्थ हुआ, सो ही एम्ड हिज गन एंड शॉट द मंगूज डेड, इसलिए उसने अपनी गन से अपनी बंदूक से निशाना लगाया और मंगूज को गोली मारकर मार दिया। आगे देखिए, देन फिर द हंटर्स डॉग वेंट टू गेट द डेड मंगूस। दोस्तों हंटर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो हंटर्स डॉग का मतलब हुआ शिकारी का कुत्ता। देन फिर द हंटर्स डॉग, शिकारी का कुत्ता, वेंट गया, टू गेट लाने के लिए गया, द डेड मंगूस, मरे हुए नेवले को। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, फिर शिकारी का कुत्ता मरे हुए नेवले को लेने गया, गेट मतलब लेना। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों कहानी को प्रभावी रूप से समझने के लिए आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। चित्र से कहानी अच्छे से समझ आ सकती है कि किस तरह से लड़ाई हो रही है। और ये जो शिकारी था उसने अपनी बंदूक से निशाना लगाया जो कि मंगूस को लगा, मंगूस मर गया और इस कुत्ते को ने उसे उठाया हुआ है। चलिए आगे देखिए। द मंगूस वॉज लाइंग डेड एंड मोशनलेस ऑन द ग्राउंड। दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। आप इसको नोट कर लीजिए। लाई का मतलब होता है लेटा हुआ होना, पड़ा हुआ होना, और फोर्थ फॉर्म है लाइंग, LYING। द मंगूस वॉज लाइंग डेड, क्या अर्थ हुआ कि नेवला मरा हुआ पड़ा था। एंड मोशनलेस, दोस्तों मोशनलेस का मतलब होता है प्राण रहित, और प्राण रहित ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द मंगूस वॉज लाइंग डेड एंड मोशनलेस ऑन द ग्राउंड। नेवला ज़मीन पर प्राण रहित मरा हुआ पड़ा था। द डॉग पिक्ड द डेड मंगूस, दोस्तों पिक मतलब होता है उठाना और ये सेकंड फॉर्म है। द डॉग पिक्ड द डेड मंगूस, कुत्ते ने मरे हुए नेवले को उठाया। इन इज माउथ, अपने मुंह में। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द डॉग पिक्ड द डेड मंगूस इन इज माउथ, कुत्ते ने मरे हुए नेवले को अपने मुंह में उठाया।
बट लेकिन द पॉइजनस स्नेक बिट हिम, बाइट मतलब होता है काटना, सेकंड में बिट, लेकिन जहरीले सांप ने उसे, ही मतलब उसे, और ये जो हिम है ये कुत्ते के लिए यूज़ किया गया है। बट द पॉइजनस स्नेक बिट हिम का अर्थ हुआ कि लेकिन जहरीले सांप ने उसे काट लिया। द डॉग डाइड ऑन द स्पॉट, डाई मतलब मरना और ये सेकेंड फॉर्म है, और ऑन द स्पॉट मतलब वहीं के वहीं। द डॉग डाइड ऑन द स्पॉट का मतलब हुआ कि कुत्ता वहीं के वहीं मर गया। द हंटर थॉट, शिकारी ने सोचा, ओह आई वॉज रॉन्ग इन किलिंग द मंगूस, तो उसने क्या सोचा कि आई वॉज रॉन्ग इन किलिंग द मंगूस, नेवले को मारना मेरी गलती थी, मतलब नेवले को मारने में मैं गलत था। द एनिमी वॉज द स्नेक नॉट द मंगूस, और दोस्तों एनिमी का मतलब था दुश्मन, उसने क्या सोचा, द एनिमी वॉज द स्नेक नॉट द मंगूस, दुश्मन था जो था वो सांप था, नॉट द मंगूस, मंगूस नहीं। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। जैसा हमने कहानी में देखा कि ये जो शिकारी था हंटर, जिसने जल्दबाजी में ऐसा फ़ैसला लिया जिसका बाद में उसको पछतावा हुआ। तो कहानी का मॉरल यही है कि हमें कोई भी जो डिसीज़न है, निर्णय है, वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और फर्स्ट टाइम आप मेरे इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी आपका अनुभव हो आप कॉमेंट में कृपया करके ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।